नमस्कार दोस्तों। कश्मीर फाइल्स मूवी इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। कई सारे लोग इसके खिलाफ बात कर रहे हैं और कई सारे लोग इसके पक्ष में खड़े हुए हैं। तो अपना पक्ष या विपक्ष इस फिल्म के बारे में रखने से पहले मैं चाहता हूं कि इस फिल्म की कहानी को शॉर्ट में आपके सामने रख दूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक ये फिल्म देखी ही नहीं है। ये जो फिल्म है कश्मीर फाइल्स, इसके केंद्र में है एक बुजुर्ग, एक कश्मीरी पंडित बुजुर्ग और उनका पूरा परिवार। इस फिल्म की कहानी उस परिवार के साथ घटी हुई घटनाओं के इर्द गिर्द बुनी गई है। पुष्कर जी नाम के ये कश्मीरी पंडित बुजुर्ग जो हैं, ये काफ़ी समय पहले यानी 1990 में कश्मीर से निकल आए थे, वहाँ से पलायन कर चुके थे और ये अपने पोते के साथ रहते हैं जिसका नाम है कृष्णा। कृष्णा JNU का स्टूडेंट है। हालांकि फिल्म में JNU का नाम कुछ और दिखाया गया है, लेकिन कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति समझ सकता है कि ये JNU की ही बात हो रही है। कृष्णा JNU में कोई सामान्य सा स्टूडेंट नहीं है, बल्कि वो वहाँ पर स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस में सक्रिय है और वहाँ के प्रेसिडेंट पद का दावेदार है। कृष्णा को हमेशा से ये बताया गया है उसके बाबा के द्वारा कि उसके मम्मी, पापा और भाई का एक एक्सीडेंट हो गया था स्कूटर पर जाते हुए कश्मीर में, और उससे उनकी डेथ हो गई थी। बाकी कश्मीर के बारे में, अपने परिवार के बारे में इस बच्चे को, इस स्टूडेंट को यानी कृष्णा को कोई खास जानकारी नहीं है। कृष्णा की एक प्रोफेसर भी हैं, प्रोफेसर राधिका मेनन, जो कृष्णा की पॉलिटिकल मेंटोर भी हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स को कश्मीर की जनता की आज़ादी की लड़ाई के बारे में बताती हैं। वे बताती हैं कि भारत की सरकार ने और भारत की सेना ने कश्मीर की जनता पर बहुत जुल्म ढाए हैं, और वे तमाम स्टूडेंट्स को कश्मीर की जनता की आज़ादी का समर्थन करने के लिए कन्विंस कर लेती हैं। उनकी जो राय है कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में, वो RSS की राय से, BJP की राय से काफ़ी अलग है। कृष्णा भी उनकी बातों से कन्विंस हो जाता है और आज़ादी के नारे लगाने लग जाता है। इस पर कृष्णा के बूढ़े बाबा उससे बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत खफा हो जाते हैं और वो उसे बहुत डांटते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें अपना ध्यान पढ़ाई में लगाना चाहिए, पॉलिटिक्स में नहीं। लेकिन कृष्णा उनसे प्यार भले ही बहुत करता है, लेकिन वो उनकी बातों से सहमत नहीं हो पाता है और उसे लगता है कि उसकी प्रोफेसर जो हैं राधिका मेनन, वही सही बात बता रही हैं। कुछ दिनों के बाद कृष्णा के बाबा का देहांत हो जाता है और उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए, मतलब उनकी अस्थियां बिखेरने के लिए, वो अपने पुश्तैनी मकान में जाता है, यानी कि कश्मीर में जाता है। और वो वहाँ जाता है अपने बाबा के 4 पुराने दोस्तों के साथ में। इन 4 दोस्तों में से एक तो हैं पूर्व IAS अधिकारी, दूसरे हैं पूर्व पुलिस अधिकारी, तीसरे हैं पूर्व सरकारी डॉक्टर और चौथे हैं दूरदर्शन के पूर्व पत्रकार। इन चारों से उसे अपने अतीत के बारे में सच्चाई पता चलती है। उसे पता चलता है कि उसके मम्मी, पापा और बड़े भाई को ऐसे आतंकवादियों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था जिनका सीधा संबंध उस दौर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के साथ में था और जो कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई लड़ा करते थे। उसे यह भी पता चलता है कि केवल उसके परिवार के साथ ही ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि कश्मीर में रह रहे हजारों कश्मीरी पंडित परिवारों के साथ में ऐसा ही हुआ था। और जनवरी 1990 की एक रात को अचानक ही उन्हें कश्मीर छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया था। उन्हें बेरहमी से काटा मारा गया था। कश्मीर का सच जानने के लिए कृष्णा कश्मीर के एक अलगाववादी नेता से मिलता है जिसका नाम है बिट्टा, और ये उसकी प्रोफेसर राधिका मेनन का बड़ा करीबी आदमी है। बिट्टा उसे बताता है कि मैं तो कश्मीर की आज़ादी के लिए एक अहिंसात्मक आंदोलन चला रहा हूँ, लेकिन सरकार मुझे लोगों की नज़र में बदनाम करने के लिए हत्यारा बता रही है। लेकिन बाद में जब कृष्णा अपने बाबा के 4 दोस्तों से मिलता है और इस मुलाकात के बारे में उनसे चर्चा करता है, तब वे बताते हैं कि ये बिट्टा ही उसके माँ बाप का और भाई का कातिल है, और ये बिट्टा उस जिहादी संगठन का एरिया कमांडर था जो कि कश्मीर की आज़ादी के नाम पर कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार कर रहे थे। उसे यह भी साफ हो जाता है कि उसकी प्रोफेसर राधिका एक कम्युनिस्ट हैं और कश्मीर की आज़ादी के नाम पर कश्मीरी हिंदुओं की हत्या करने वाले आतंकवादियों के नेटवर्क में शामिल हैं और इसीलिए स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश करती हैं। इसके बाद कृष्णा कश्मीर से वापस अपने कॉलेज लौट आता है और वहाँ वो एक ऐसी स्पीच देता है जिसमें वो उस सच को बताता है जो उसने अभी हाल ही में कश्मीर में जाकर जाना है। वो बताता है कि एक लंबे समय से, मतलब हजारों सालों से तमाम हिंदू विद्वान कश्मीर जाते रहे थे अलग अलग सब्जेक्ट्स पर रिसर्च करने के लिए, और एक ऐसा दौर आया कि जब कश्मीर भारत के ज्ञान का केंद्र बन गया, भारत का दिमाग बन गया, और इसी दिमाग पर अटैक करने के लिए तमाम इस्लामिक आक्रांताओं ने कश्मीर पर कब्जा किया और अनेकों नरसंहारों के जरिए कश्मीरी हिंदुओं को मारा, काटा।
ऐसे नरसंहारों में 1990 के दशक में हुआ नरसंहार आखिरी नरसंहार था जिसे रोकने के लिए उस दौर के भारत के यंग प्राइम मिनिस्टर ने कुछ भी नहीं किया और जम्मू कश्मीर की सरकार ने उसका समर्थन किया। लेकिन अब आज की सरकार यानी मोदी सरकार ने कश्मीर के इन मुसलमानों को टाइट करके रखा हुआ है और इसी वजह से वे लोग अपने आप को अहिंसक बता रहे हैं, आज़ादी आज़ादी का नारा लगाकर खुद को शोषित बता रहे हैं और दुनिया भर की प्रेस उनके इस दुख दर्द को सबके सामने रखकर हम सबको गुमराह कर रही है। उसकी इस स्पीच को सुनकर पहले तो तमाम स्टूडेंट्स उसका विरोध करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी बात से कन्विंस हो जाते हैं और प्रोफेसर राधिका खिसिया कर वहाँ से चली जाती है। बस फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। फिल्म की कहानी के बाद अब इस फिल्म को बनाने वालों के बारे में, फिल्म में काम करने वालों के बारे में और इस फिल्म को प्रमोट करने वालों के बारे में भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। इस फिल्म की कहानी लिखी है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विवेक अग्निहोत्री ने। विवेक अग्निहोत्री बीजेपी और आरएसएस के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। मोदी सरकार ने इन्हें क्या कुछ नहीं दिया है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के सदस्य हैं और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस में इंडियन सिनेमा के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। 2019 में मोदी सरकार ने इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा है। मतलब कुल मिलाकर भाजपा और आरएसएस के बड़े काम के आदमी हैं ये। मुझे गारंटी है कि इस फिल्म के बाद में इन्हें कोई ना कोई पद्म पुरस्कार ज़रूर मिल जाएगा अगले 1 साल के भीतर भीतर। आज लिखकर इसे नोट कर लीजिए आप। बाकी ये कितने संस्कारी आदमी हैं, महिलाओं के बारे में ये किस किस्म के विचार रखते हैं, इसे इनके ट्विटर अकाउंट पर जाकर आसानी से समझा जा सकता है। इस फिल्म में प्रोफेसर राधिका मेनन के रूप में जो नेगेटिव किरदार निभाया है वो निभाया है पल्लवी जोशी ने। और पल्लवी जोशी इस फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की धर्मपत्नी हैं। मोदी सरकार इनको भी नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित कर चुकी है। अब बात करते हैं अनुपम खेर साहब की, जिन्होंने इस फिल्म में एक कश्मीरी पंडित परिवार के मुखिया का किरदार निभाया है। अनुपम खेर साहब से भी मोदी सरकार का पुराना याराना है। मोदी सरकार ने इन्हें पुणे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का चेयरमैन भी बनाया था और बाद में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया था। अनुपम खेर साहब की जो पत्नी हैं किरण खेर जी, वे 2014 में बीजेपी की कैंडिडेट थी लोकसभा चुनाव में और मोदी लहर में उन्होंने खूब वोट बटोरे और एक सांसद बन गईं। अब बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती की, जिन्होंने इस फिल्म में एक आईएएस अधिकारी का किरदार निभाया है और पुष्कर जी के दोस्त का किरदार निभाया है। मिथुन दा 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट थे और उन्होंने खुले मंच से सबके सामने कहा था कि आमी एक्टा कोबरा, मतलब मैं एक पूरा कोबरा हूं। और कोबरा कौन होता है? एक जहरीला नाग। तो मिथुन दा ने अपनी शानदार एक्टिंग से इस फिल्म में जहर उगलने का काम बहुत गजब का किया है। अब बात करते हैं इस फिल्म के प्रमोटर्स की। इस फिल्म को प्रमोट करने वाले सबसे बड़े शख्स हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इस फिल्म को देखने के बाद कहा कि क्योंकि अब 32 साल के बाद में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों का सच सबके सामने आ गया है, इसीलिए विपक्षियों को मिर्ची लग रही है, उन्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। इसके अलावा बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें। और बीजेपी आईटी सेल तो लगातार दिन रात इस फिल्म के प्रमोशन में लगी हुई है सोशल मीडिया पर। तो इससे सब साफ समझ में आता है कि ये फिल्म कोई साधारण फिल्म नहीं है, बल्कि इस फिल्म में कुछ ऐसा है जिससे बीजेपी की राजनीति को और मोदी सरकार की राजनीति को फ़ायदा हो सकता है। तो वो सब क्या है, उसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जानकारी आपको आगे भी समय से मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि एक ज़रूरी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में आपके विचारों का स्वागत है। इस फिल्म को इस तरह से बनाया गया है कि देखने वाले को ऐसा लगता है जैसे 1990 के दौर में कश्मीर के सारे मुसलमान कश्मीर के सारे हिंदुओं के खून के प्यासे थे और चाहे कोई बच्चा हो, कोई महिला हो, कोई बुजुर्ग हो, सब के सब कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम के मिशन पर लगे हुए थे या फिर उन्हें मारने वालों का सहयोग कर रहे थे। लेकिन ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि एक तो कभी भी इतनी बड़ी आबादी में से ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ लोग काइंड हार्टेड ना हो, एक भी आदमी दयालु ना हो। दूसरा कि जिस दौर में ये पलायन शुरू हुआ कश्मीरी पंडितों का 1990 के दौर में, उस दौर में कश्मीरी पंडितों की आबादी, कश्मीरी हिंदुओं की आबादी शेष कश्मीर के, मतलब पूरे कश्मीर के जो जनसंख्या थी उसका करीब करीब 5% थी।
यानी अगर बाकी के सारे 95% मुसलमान हिंदुओं को मारने के मिशन पर लगे हुए होते तो शायद किसी भी कश्मीरी पंडित का वहाँ से जिंदा बच निकलना मुश्किल होता, असंभव होता। तो तथ्य ये बताते हैं कि जिस दौर में ये हत्याकांड शुरू हुआ और जिस दौर में पलायन शुरू हुआ, उसके बाद भी वहाँ पर हज़ारों कश्मीरी पंडित रह रहे थे। इनमें से करीब 15,000 कश्मीरी पंडितों ने तो 8 साल बाद यानी कि 1998 में अलग अलग कारणों से कश्मीर को छोड़ा था। और आज के डेट में भी वहाँ पर सैकड़ों कश्मीरी पंडितों के परिवार हैं जिनमें सदस्यों की संख्या हज़ारों में है। इन हज़ारों कश्मीरी पंडितों में से अनेकों लोग बताते हैं कि उस दौर में तमाम लोगों ने जहां उनके साथियों को, उनके परिजनों को मारा था, उनको भगाया था, वहीं कई लोग ऐसे भी थे जो इन लोगों की मदद कर रहे थे और उग्रवादियों का विरोध कर रहे थे। और ऐसा विरोध करते हुए और भारत सरकार का पक्ष लेते हुए तमाम कश्मीरी मुसलमानों ने अपनी जान तक दे दी थी। इस बारे में तमाम किताबें लिखी गई हैं। इनमें से कई किताबें तो कश्मीरी पंडितों ने लिखी हैं, कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म मौजूद हैं, कई आरटीआई से मिली हुई जानकारियां हैं, तमाम वीडियोस हैं। इन सब के बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी दे दे रहा हूं। आप वहां जाकर इन्हें देखिए, इन किताबों को पढ़िए, इन वीडियोस को देखिए, इन लिंक्स को जाकर आप पता कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा था वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी जैसा कि इस फिल्म में दिखाया गया है, बल्कि ये मसला कुछ और था। वो क्या था उसे हम आगे जानेंगे। कश्मीर में आतंक की शुरुआत हुए लगभग 33 साल हो गए हैं। पहले नागरिकों पर होने वाले हमलों की खबरें ज़्यादा आती थीं और अब ऐसी खबरें ज़्यादा आती हैं जिनसे पता चलता है कि सैन्य बलों पर या सुरक्षा बलों के जवानों पर या उनके सैन्य अड्डों पर ही हमला हो गया, जैसा कि पुलवामा की खबर हमें मिली थी। लेकिन इतने लंबे समय से इतने बड़े पैमाने पर ये जो आतंक की घटनाएं हैं, ये केवल धर्म की वजह से नहीं हो सकती, क्योंकि लोगों को अपना धंधा पानी भी देखना होता है, रोटी रोजगार नौकरी भी देखनी होती है। लेकिन इस पूरी फिल्म में कश्मीर के स्थानीय लोगों के जो स्पेशल, जो यूनिक उनके धंधे रोजगार हैं, उनके बारे में कोई दृश्य नहीं दिखाए गए हैं। एक सीन इस फिल्म में ऐसा दिखाया गया है जिसमें एक सब्जी वाला है, फल वाला है, और वो पाकिस्तान की करेंसी चलाता है, पाकिस्तान परस्त आदमी है, भारत से नफरत करता है। जब कोई उससे पाकिस्तान की करेंसी नहीं लेता है तो वो उसे सब्जी नहीं देता है। इस चक्कर में उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। लेकिन फिल्म में ऐसा कोई दूसरा सब्जी वाला, फल वाला नहीं दिखाया गया है जो पाकिस्तान परस्त न हो, जो इंडिया की करेंसी लेता हो। तो फिर क्या सारे के सारे जो सब्जी वाले थे वो ऐसे ही थे? क्या सबको पुलिस पकड़ कर ले जाती थी? और अगर ऐसा था तो क्या जो कश्मीरी पंडित थे, जो कश्मीरी हिंदू थे, वे बिना सब्जी फल खाए ही वहाँ पर जी रहे थे? इसके बारे में कोई जानकारी पूरी फिल्म में कहीं से भी नहीं दी गई है। इसके अलावा रोजगार की अगर बात करें तो एक सीन और है जो लकड़ी के रोजगार, लकड़ी के धंधे का सीन है, जिसमें कि एक आरा मशीन दिखाई गई है। लेकिन वहाँ पर भी काम धंधे के बारे में कोई बात नहीं है। वहाँ पर इस फिल्म का जो हीरो है कृष्णा, उसकी माँ को बड़ी बेरहमी से काटने का दृश्य दिखाया गया है। मतलब काम धंधे का, रोटी रोजगार का कोई मसला इस पूरी फिल्म में नहीं दिखाया गया है, जो कि किसी भी जगह की राजनीति पर और वहाँ के माहौल पर बहुत बड़ा असर डालता है। मतलब हमारा ये जो फिल्म का डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री, ये चाहता है कि हम जैसे घोड़े की आंखों के दोनों तरफ पट्टियाँ लगा दी जाती हैं ना, जिससे घोड़ा सिर्फ वही देखता है जो उसका मालिक उसे दिखाना चाहता है, उसी तरह से फिल्म का डायरेक्टर हमें सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों के द्वारा कश्मीरी हिंदुओं पर किए गए अत्याचार दिखाना चाहता है और कुछ नहीं, ताकि हमारे मन में मुसलमानों के प्रति भयानक नफरत पैदा हो जाए। कश्मीर फाइल्स मूवी में कश्मीर के सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहाँ ये नहीं बताया गया है कि 1947 से पहले क्या चल रहा था। ये नहीं बताया गया है कि 1990 में जब कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ और आतंक की शुरुआत हुई तो बैकग्राउंड में क्या कुछ चल रहा था। अगर ये सब आपको पता नहीं होगा तो आप आइडिया नहीं लगा सकते कि वहाँ पर आतंक की शुरुआत हुई क्यों थी। दरअसल कश्मीरी जनता का जो कल्चर है वो हमारे आपके कल्चर के मुकाबले काफ़ी डिफरेंट है, एकदम यूनिक है। और वो क्यों यूनिक है कि जो गंधर्व, जो यक्ष और जो किन्नर थे, जिन्होंने कश्मीरी सभ्यता को एक आधार दिया था, वे काफ़ी पहले आर्यों की सभ्यता से अलग हो चुके थे। इसके अलावा जो भाषा उन्होंने वहाँ पर डेवलप की थी, कश्मीरी जिसे कहते हैं, वो कश्मीरी भाषा संस्कृत से पैदा हुई भाषा नहीं है। ऐसा तमाम विद्वान मानते हैं कि वो इंडो आर्यन भाषा नहीं है। इसके अलावा इस भाषा को लिखने की जब शुरुआत हुई थी तो वो हिंदी की तरह देवनागरी लिपि में नहीं हुई थी, बल्कि शारदा लिपि में हुई थी।
और इस तमाम कारणों से वहाँ का अपना एक अलग कल्चर डेवलप हुआ। दूसरी बात कि 1947 से पहले वहाँ पर जो पूंजीपति वर्ग डेवलप हो गया था उसकी भी अपनी एक लोकल मार्केट थी, और वे पूंजीपति नहीं चाहते थे कि बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस उनकी लोकल मार्केट में हो। कुल मिलाकर सारे के सारे जो कश्मीरी लोग थे वे ये मानते थे कि उनकी मातृभाषा अलग है, उनकी राष्ट्रीयता अलग है, और इसी वजह से 1947 में जब आज़ादी मिली तो सब लोगों की चाहत ये थी कि कश्मीर को एक अलग राष्ट्र का दर्जा हासिल हो, एक स्वतंत्र राष्ट्र कश्मीर बने। कश्मीर के कल्चर की एक खास बात यह भी थी कि कश्मीर में हिंदू और मुसलमान के नाम पर वैसे दंगे और झगड़े नहीं होते थे जैसे कि हमारे भारत में जगह जगह पर होते रहते हैं। कश्मीर में 1819 से पहले तक तमाम धर्मों वाले राजा आते रहे और अपना राज्य करते रहे। 1819 में वहाँ पर सिखों का शासन शुरू हो गया और 1846 में वहाँ पर हिंदू राजा शुरू हो गए जिनको कि अंग्रेज़ों का समर्थन प्राप्त था। मतलब अंग्रेज़ों की पिट्ठू सरकारें थी वहाँ पर 1846 से। जब भारत में 1947 में आज़ादी मिली उससे 100 साल पहले से उस इलाके में हिंदू राजाओं का शासन था, जबकि हिंदुओं की आबादी केवल 4-5% थी और बाकी सारे लोग मुसलमान थे। अगर हिंदू और मुसलमान का कोई झगड़ा होता तो कोई हिंदू राजा 100 सालों से वहाँ पर शासन कर सकता था? नहीं कर सकता था। इसके बाद 1930 के दशक में जब पूरी दुनिया में अलग अलग क्रांतियों की आहटें हो रही थीं, रूस में क्रांति हो चुकी थी, मजदूरों का शासन वहाँ पर आ चुका था, भारत में भी भगत सिंह और उनके साथी एक क्रांति की तैयारी कर रहे थे और शहादत उनकी होने ही वाली थी। उस दौर में ऐसी क्रांतियों का और ऐसे आंदोलनों का असर कश्मीर की जनता पर भी पड़ा, और कश्मीर की जनता ने वहाँ पर ज़मींदारी प्रथा के खिलाफ, राजाओं के रजवाड़ों के जो जुल्म होते थे उनके खिलाफ, जो भीषण टैक्स और लगान वगैरह जो उनसे लिए जाते थे उनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। महिलाओं की बेहतरी के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए, मजदूरों की बेहतरी के लिए एक अलग किस्म का, नए किस्म का डेमोक्रेटिक, सेक्युलर और आज़ाद कश्मीर बनाने का आंदोलन वहाँ पर चल पड़ा, जो कि वहाँ के राजाओं के भी खिलाफ था और अंग्रेज़ों के भी खिलाफ था। इसलिए वहाँ की जनता का बड़ा ज़बरदस्त समर्थन इस आंदोलन को हासिल हुआ, और इस आंदोलन को चलाने वाले जो सबसे बड़े नेता थे उनका नाम था शेख अब्दुल्ला, और जो पार्टी थी उनकी, उनका जो संगठन था उसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। शेख अब्दुल्ला कोई कम्युनिस्ट क्रांतिकारी नहीं थे, वे कोई समाजवादी क्रांति नहीं करना चाहते थे। उनका आंदोलन तो केवल ज़मींदारी प्रथा के खिलाफ था और कश्मीर के जो पूंजीपति थे वे उसका समर्थन करते थे। इस बात से नाराज़ होकर राजा ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में भिजवा दिया। इधर 1947 में भारत को जो आज़ादी हासिल हुई वो भी कोई कम्युनिस्ट क्रांति के बूते पर हासिल नहीं हुई थी। मतलब न तो इससे पूंजीपति वर्ग समाप्त हुआ था और न ही ज़मींदारी प्रथा समाप्त हो गई थी। तो भारत में जो कुछ हुआ वो एक समझौता था अंग्रेज़ों के साथ में, और इस समझौते के तहत भारत की अलग अलग रियासतों के राजाओं को ये निर्णय लेने का अधिकार था कि वे अपने राज्य को भारत में शामिल करेंगे या पाकिस्तान में शामिल करेंगे या फिर इन सब से अलग स्वतंत्र बने रहेंगे। तो हुआ ये कि कई सारे राज्यों ने तो सीधे सीधे भारतीय संघ में अपने आप को शामिल कर लिया। कई राजा ऐसे थे जिन्होंने थोड़ी नानुकुर करने के बाद में दबाव में आकर भारत में अपने राज्य को शामिल किया, लेकिन कश्मीर तो यूनिक था, इसलिए कश्मीर ने भारत में या पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया और एक स्वतंत्र कश्मीर बनाए रखने की अपनी इच्छा को सबके सामने जाहिर कर दिया। कश्मीर का जो राजा था वो हिंदू था, वो नहीं चाहता था कि उसके होल्ड से कश्मीर की रियासत चली जाए, इसलिए वो अलग कश्मीर चाहता था। और उसके समर्थन में कश्मीर में एक संगठन सामने आया जिसका नाम था अखिल जम्मू एवं कश्मीर हिंदू राज्य सभा, और इस संगठन को आरएसएस का समर्थन प्राप्त था। यानी जो भाजपा और आरएसएस आज कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताती है ना, वो उस ज़माने में उस हिंदू राजा के साथ खड़ी हुई थी जो कि कश्मीर को एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता था। ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी एक अलग स्वतंत्र कश्मीर बनाने के ही पक्ष में थी, और मतलब वो राजा के पक्ष में ही थी। हालांकि बाद में कहा जाता है कि उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो गया था, लेकिन कम से कम तब तक तो वो राजा के ही साथ थी। इधर भारत में मैंने जैसा कि बताया कि कोई क्रांति नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ के लोगों का, यहाँ के सत्ता का, यहाँ के पूंजीपतियों का कोई चरित्र क्रांतिकारी तरीके से नहीं बदला था। इसलिए राष्ट्रीयताओं को लेकर उनका एक अलग किस्म का मिजाज था, एक अलग किस्म का नज़रिया था। यहाँ के पूंजीपति ही यहाँ के राजनीति को चलाते थे, आज भी ऐसा ही होता है। तो उस दौर के जो पूंजीपति थे वे नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ों के यहाँ से जाने के बाद में यहाँ की जो लोकल मार्केट है, पूरे देश की जो मार्केट है, उस पर
कहीं भी किसी भी किस्म से उनका होल्ड कमज़ोर पड़े, उनका पंजा जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़े, ऐसा वो नहीं चाहते थे। अगर कश्मीर अलग हो जाता तो उनको बुरा लगता, उनका मुनाफा घट जाता, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि कश्मीर एक अलग राष्ट्र बने, एक स्वतंत्र राष्ट्र बने। और इसी वजह से भारत की जो राजनीति थी, भारत का जो सत्ता पक्ष था, वो भी नहीं चाहता था कि कश्मीर अलग राष्ट्र बने। पाकिस्तान भी ऐसा नहीं चाहता था। सबकी नज़र कश्मीर के बाजार पर थी। इसी बीच कश्मीर में हज़ारों ऐसे लोगों ने, जो कि पहले अंग्रेज़ों की फ़ौज में काम किया करते थे, उन्होंने राजा से डिमांड की कि वो उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें, लेकिन राजा ने उनकी इस डिमांड को डिनाई कर दिया। इससे कश्मीर के लोगों में, आम लोगों के बीच में राजा के प्रति एक गुस्से की लहर दौड़ गई और इसका फ़ायदा उठाया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने कश्मीर की सीमा से लगे हुए इलाकों के कबायली जो लड़ाके थे उनको कश्मीर में दाखिल करवा दिया, साथ में अपनी सेना का सहयोग भी दिया। इससे जो वहाँ का राजा था, कश्मीर का राजा था, उसने अपनी सेना को उन लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन सेना ने उन पर गोली नहीं चलाई क्योंकि उन लोगों में से बहुत सारे लोग उनके रिश्तेदार हुआ करते थे, करीब के ही लोग थे ना। तो फिर राजा बैकफुट पर आ गया और राजा ने पाकिस्तान की सरकार के साथ में मित्रता करने की तैयारियां शुरू कर दी। ठीक इसी बीच में शेख अब्दुल्ला जेल से रिहा हो गए और शेख अब्दुल्ला नहीं चाहते थे कि कश्मीर का विलय या कश्मीर की दोस्ती इस्लामिक राष्ट्र से हो, मतलब धर्म पर आधारित किसी राष्ट्र से कश्मीर की दूरी बनी रहे, ऐसा शेख अब्दुल्ला चाहते थे। और वे जानते थे कि भारत अपने आप को एक सोशल डेमोक्रेटिक एक देश बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। भारत की सरकार, नेहरू जी, ये सब लोग चाहते थे और कहते थे कि भारत को एक सेक्युलर देश बनाएंगे, एक डेमोक्रेटिक देश बनाएंगे। इस वजह से शेख अब्दुल्ला को लगा कि हमारी जो डिमांड्स हैं लगभग वैसा ही कैरेक्टर भारतीय सत्ता का है, इसलिए बेहतर ये होगा कि कश्मीर को पाकिस्तान की बजाय भारत के साथ में जोड़ दिया जाए। तो फिर शेख अब्दुल्ला की पहल पर कश्मीर के राजा ने कश्मीर का विलय भारत में कर दिया। इस समझौते की शर्त ये थी कि जो प्रतिरक्षा और जो विदेशी मामले होंगे और जो संचार के मामले होंगे उन पर भारत की केंद्र सरकार का अधिकार होगा। भारत सरकार ने यह भी वादा किया कि जब वे पाकिस्तान के लड़ाकों को हरा देंगे और वहाँ पर कश्मीर में एक ठीक ठाक व्यवस्था लागू हो जाएगी, कानून की जो व्यवस्था है वो लागू हो जाएगी, शांति हो जाएगी, व्यवस्था पहले जैसी हो जाएगी, तब फिर कश्मीर के जनता के बीच में एक जनमत संग्रह करवाया जाएगा जिससे कश्मीर की जनता की राय आ जाएगी कि वे लोग क्या चाहते हैं। तभी इस विलय को, इस समझौते को फाइनल माना जाएगा। मतलब अक्टूबर 1947 में भारत और कश्मीर के बीच में जो समझौता हुआ था वो एक टेम्परेरी समझौता था जिसको परमानेंट करवाने के लिए कश्मीर की जनता की मंजूरी लेना ज़रूरी था। फिर हुआ ये कि भारत ने अपनी फ़ौजें कश्मीर में भेज दी और पाकिस्तान के जो लड़ाके थे उनसे भारत की फ़ौजों ने लड़ाई चालू कर दी। लड़ाई में हालांकि भारत ही हावी था, लेकिन फिर भी इसी दौर में भारत ने पाकिस्तान की शिकायत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कर दी और कहा कि जब ये पाकिस्तान अपनी सेना को वापस बुला लेगा तो हम कश्मीर में जनमत संग्रह करवाएंगे। इसके बाद अगस्त 1948 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दखल की वजह से दोनों देशों ने, मतलब भारत ने और पाकिस्तान ने, अपनी अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया। लेकिन इस बीच कुछ हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के कब्जे में ही रह गया। इसे आज भारत कहता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, इसे ही पीओके बोलते हैं। ऐसे ही भारत के पास में जो हिस्सा था उसे पाकिस्तान वाले लोग कहते हैं इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी भारत अधिकृत कश्मीर। खैर, तब से लेकर अब तक किस्सा यह है कि भारत ने कभी भी कश्मीर की जनता के जनमत संग्रह के, यानी रेफरेंडम के जो डिमांड है उसको कभी भी स्वीकार नहीं किया है। इसके लिए कोई ना कोई बहाना हमेशा ही दिया है। इसकी वजह यह है कि भारत की जो राजसत्ता है, भारत के जो पूंजीपति हैं, उन सब के स्वार्थ कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं। इसलिए आज तक कश्मीर में कभी भी रेफरेंडम नहीं हो सका है और अब तो जो रेफरेंडम की बात करता है उसे देशद्रोही और कहा जाता है। वैसे अलग अलग राष्ट्रीयताओं वाले देशों को, अलग अलग राष्ट्रीयताओं वाले राष्ट्रों को एक साथ जोड़े रखकर डेवलपमेंट करने का जो मॉडल है, दुनिया में सबसे बेहतरीन मॉडल अब तक माना गया है यूएसएसआर को, यानी कि सोवियत संघ को। सोवियत संघ के नेता थे जोसेफ स्टालिन और उनके रहते तमाम ऐसी राष्ट्रीयताओं वाले इलाकों को एक साथ मिलाकर सोवियत रूस ने बड़ी तरक्की करी। लेकिन जब तक जोसेफ स्टालिन वहाँ के नेता थे, वे जब तक जीवित थे, तब तक वे भारत को कहते थे कि भाई जनमत संग्रह करवाया जाना चाहिए कश्मीर के अंदर। इसलिए भारत पर थोड़ा सा प्रेशर हुआ करता था। लेकिन 1956 में उनकी डेथ हो गई और उसके बाद में वहाँ पर जो व्यक्ति, निकिता क्रुश्चेव,
जो व्यक्ति वहाँ पर राष्ट्र प्रमुख बना वो दरअसल पूंजीपतियों का एजेंट था, अमेरिकन एजेंट था, और इसकी वजह से वो भारत का समर्थन करने लगा। इसके बाद से भारत की सरकार ने कश्मीर की जनता की रेफरेंडम की यानी कि जनमत संग्रह की मांग को और भी अनदेखा करना चालू कर दिया। शेख अब्दुल्ला जो वहाँ के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे और कश्मीर के भारत में विलय करवाने में जिनका सबसे बड़ा योगदान था, उस आदमी को 1953 से लेकर 1968 तक यानी 15 साल तक ज़्यादातर समय भारत की सरकार ने जेल में रखा। 1971 में तो इंदिरा गांधी की सरकार ने शेख अब्दुल्ला को कश्मीर से निष्कासित भी कर दिया था। 1974 में फिर शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ और इस समझौते से नज़र आने लगा कि शेख अब्दुल्ला अब कमज़ोर पड़ चुके थे और इसके बाद से कश्मीर में इस किस्म की सरकारें बनने लगी जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भारत सरकार की कठपुतली सरकारें थीं। तो 1974 में शेख अब्दुल्ला कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए। इससे पहले तक वे कश्मीर के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री कहलाए जाते थे। खैर 1982 में उनका इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई और उसके बाद उनके बेटे यानी कि फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। हालांकि फारूक अब्दुल्ला पर कश्मीर की जनता ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने तो कश्मीर के आत्मसम्मान तक को गिरवी रख दिया। खैर फिर भी कश्मीर की जनता चुनावों में पार्टिसिपेट करती थी, वोट डालने जाते थे लोग बाग और इस बात पर यकीन करते थे कि एक न एक दिन सारा मामला सुलझ जाएगा। लेकिन 1987 के इलेक्शंस में जो कुछ हुआ उससे कश्मीर के तमाम लोगों का भरोसा भारत सरकार पर से भी उठ गया और भारत सरकार की चुनावी व्यवस्था पर से भी उनका भरोसा उठ गया। हुआ ये कि कश्मीर में वोटिंग में जगह जगह हेराफेरी हुई। इसके बारे में इंडिया टुडे, BBC जैसी तमाम पत्र पत्रिकाओं में तमाम खबरें छपती रही हैं। हुआ ये था कि उसी दौर में उस इलेक्शन में यानी कि 1987 के इलेक्शन में MUF नाम का एक प्लेटफॉर्म, राजनीतिक प्लेटफॉर्म सबके सामने आया जिसमें 14 मुस्लिम संगठन शामिल थे। इन सब ने 44 सीटों पर पार्टिसिपेशन किया इलेक्शंस में और जिस तरह की हवा चल रही थी ये तय लग रहा था कि कम से कम 10 सीटों पर तो इनकी जीत होनी ही होनी है, लेकिन केवल 4 सीटों पर वे लोग जीते। इन्हीं लोगों में से एक था सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह। सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह जिस सीट पर लड़ रहा था वहाँ पर उसकी जीत क्लियर दिखाई दे रही थी और उसका जो कॉम्पिटिटर था गुलाम मोहिउद्दीन, उसको भी ये लग रहा था कि अब मैं हार जाऊँगा, इसलिए वो अपने घर चला गया। लेकिन लास्ट टाइम पे प्रशासन ने उसे उसके घर से बुलाया और उसे विजेता घोषित कर दिया। इस बात पर जो सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह था उसने और उसके समर्थकों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, तो पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और उनको जेल में डाल दिया। सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह के साथ जो कुछ हो रहा था वो कश्मीर में अकेला केस नहीं था, बल्कि कश्मीर के तमाम इलाकों से इस किस्म की रिपोर्टिंग हो रही थी। लेकिन भारत की सरकार ने और चुनाव आयोग ने इसके खिलाफ कोई ठोस एक्शन नहीं लिया, जिससे वहाँ की जनता में और भी ज़्यादा आक्रोश पैदा होता चला जा रहा था, जिसका फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तमाम सांप्रदायिक तत्व कश्मीर में जाकर लोगों को गुमराह कर रहे थे। सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह इसी दौर में जेल से रिहा होने के बाद में पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान से लौटने के बाद में वो बन गया हिजबुल मुजाहिदीन नाम के आतंकवादी संगठन का चीफ। ठीक इसी दौर में भारत में भी केंद्रीय राजनीति में RSS और BJP का हिंदुत्ववादी एजेंडा भी जोर पकड़ रहा था। इसके खिलाफ राजीव गांधी क्या कर रहे थे, वे 1985 में दूरदर्शन पर रामायण शुरू करवा रहे थे। 1986 में वे अयोध्या में राम मंदिर का दरवाज़ा खुलवा रहे थे और 1989 में लोगों से ये कह रहे थे कि अगर आप हमको जिता देते हैं तो हम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवा देंगे। दोनों तरफ की इस सांप्रदायिक हवा का असर कश्मीर पर एक और तरीके से पड़ा कि वहां पर एक नया संगठन सबके सामने आया जिसका नाम था JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो जम्मू कश्मीर की आज़ादी की बात करता था, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से नहीं बल्कि बम, पिस्तौल और तमाम किस्म के हथियारों के बूते। यदि उस दौर के सांप्रदायिक माहौल के जवाब में भारत की सरकार ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को लेकर कोई जबरदस्त मुहिम चालू कर दी होती तो शायद जनता का भरोसा भारत की सरकार में, जम्मू कश्मीर की सरकार में बना रहता और शायद वहां शांति कायम हो जाती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और इसके ठीक उलट कश्मीर में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर चल रहे आंदोलनों पर गोलीबारी की गई, जिसमें कई लोगों की जानें गईं।
और इसकी वजह से जो गुस्सा लंबे समय से भरा हुआ था कश्मीर की जनता में, उसका फ़ायदा उठाकर कुछ ऐसे अतिवादी, उग्रवादी, आतंकवादी संगठन सामने आए जिन्होंने तमाम किस्म की मारकाट की और तमाम लोगों को यातनाएं दी, परेशान किया, उनका जीवन जहन्नुम कर दिया। लेकिन कश्मीर फाइल्स मूवी में इस सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, क्योंकि समस्या का मूल तक हमको ले जाना उनका कोई उद्देश्य है भी नहीं। उनका उद्देश्य सिर्फ हमारे और आपके मन में कश्मीर की जनता के लिए और मुसलमानों के लिए नफरत पैदा कर देना ही है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खराबियों में से एक खराबी ये भी है कि ये ऐसा बताती है जैसे कि कश्मीर में हुई हर हत्या, हर बलात्कार और हर किडनैपिंग के पीछे एक ही आदमी का हाथ था, और वो एक आदमी एरिया कमांडर था एक ही संगठन का, और सारी कश्मीर की जनता उस एक ही आदमी, उस एक ही संगठन के पीछे चलते हुए हिंदुओं के खिलाफ कोई जिहाद कर रही थी, जबकि ये सरासर गलत है। यह फिल्म एक और तरीके से कंफ्यूज करती है दर्शकों को, और उससे ऐसा लगता है कि 19 जनवरी 1990 की जिस घटना पर यह फिल्म केंद्रित है, उस दिन जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री हुआ करते थे फारूक अब्दुल्ला और भारत सरकार के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। लेकिन यह बात गलत है। दरअसल इस घटना के 1.5 महीने पहले ही भारत में एक नई सरकार आ चुकी थी और प्रधानमंत्री बन चुके थे वीपी सिंह, और वीपी सिंह को समर्थन हासिल था भाजपा और आरएसएस का। इसी भाजपा और आरएसएस के एक बड़े ही विश्वसनीय व्यक्ति यानी कि जगमोहन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बनाए जा चुके थे, जिससे खफा होकर फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दे दिया था और 19 तारीख को वहां पर राज्यपाल शासन कायम हो रखा था। इन जगमोहन पर यानी राज्यपाल पर यह आरोप भी है कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों के पलायन को रोकने के लिए कोई खास काम नहीं किया, उसकी बजाय उन्होंने उन्हें वहां से बाहर निकलने में मदद की। और कश्मीर में जो आक्रोश चल रहा था, जनता के बीच में जो भरोसा खत्म हो गया था, उसको वापस पाने की बजाय उन्होंने वहां पर पुलिसिया कार्रवाई और सेना की कार्रवाई को ज़्यादा जोर के साथ में लागू कर दिया था। इस फिल्म का सबसे कमज़ोर पक्ष यह है कि जेएनयू के बारे में जितने भी सीन्स दिखाए गए हैं वो सब बहुत ही हल्के हैं, बड़े ही कमज़ोर डायलॉग्स दिखाए गए हैं उसमें। जैसे हल्की बातचीत कश्मीर के बारे में इस फिल्म में वहाँ पर दिखाई गई है, वैसा कभी भी जेएनयू में मैंने बातचीत होते हुए नहीं देखी। मैं खुद वहाँ पर दर्जनों बार गया हूँ, अनेकों बार वहाँ पर रहा हूँ, मैं वहाँ के तमाम प्रोटेस्ट में शामिल हुआ हूँ, मीटिंग्स में शामिल हुआ हूँ, कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ में मैंने तमाम बार बातचीत की है, और एक दौर में मैं आयसा का नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी हुआ करता था। इसलिए अच्छी तरह से जानता हूं कि कश्मीर के बारे में जैसी बातें दिखाई गई हैं इस फिल्म में, जिस तरह से कश्मीर जेएनयू को दिखाया गया है, वो बहुत ही गलत तरीका है। और वो गलत तरीका फिल्म मेकर ने इसलिए अपनाया है क्योंकि भाजपा आरएसएस की जो सांप्रदायिक राजनीति है उसका जवाब देना जेएनयू के मैच्योर स्टूडेंट यूनियन लीडर्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वहाँ पर कोई इतना इमेच्योर यूनियन लीडर नहीं होता कि जिसको कोई भी प्रोफेसर अपनी बातों से भ्रमित कर सके, या जो बार बार किसी न किसी की बातों से भ्रमित होता रहे। ऐसे स्टूडेंट यूनियन लीडर्स वहाँ पर नहीं होते। वहाँ पर बातचीत का जो माहौल है, वहाँ पर डिस्कशंस का, डिबेट का जिस किस्म का माहौल है, तमाम किस्म की विचारधाराओं पर बातचीत करने का जो माहौल है, उसकी वजह से वहाँ के लोगों में इतनी बुद्धि होती है कि वो भाजपा आरएसएस के नफरती एजेंडे को अच्छी तरीके से समझ सकें और उसको अपोज कर सकें। बस इसीलिए डायरेक्टर ने इस फिल्म में जेएनयू के सीन्स को इस तरह से दिखाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसे दूसरे लोगों तक ज़रूर भेजें, और अगर आपको कोई नापसंदगी भी है या कोई सुझाव भी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट में आकर मुझे उसके बारे में बताएं, ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूं, अपनी नॉलेज को भी बढ़ा सकूं। शुक्रिया।